जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों हमने रीतिकाल को पढ़ा था, रीतिकाल के बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ा था, लेकिन आज हम जो है महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करने वाले। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है फटाफट से उत्तर बताने के लिए। आपने बहुत सारा अभ्यास कर लिया है और आज हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, है ना। जो भी साथी हिंदी साहित्य ग्रुप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, वो हिंदी साहित्य ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको सर्च करना है 9098609291। ठीक है, इस पर आपको सर्च करना है, मतलब इस पर आपको मैसेज भेजना है तो हिंदी साहित्य ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो आप सभी लोग तैयार हैं? वन लाइनर प्रश्न है और वन लाइनर प्रश्न में आपको ही उत्तर बताने होते हैं। ठीक है, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पंच परमेश्वर के लेखक बताना है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? प्रश्न क्रमांक आपका सामने है। चलिए तो सभी लोग अब स्टार्ट कर दें अपने अपने उत्तर बताना, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग काउंट करते जाएं कि आप कितने प्रश्न गलत कर पा रहे हैं, है ना। तो आपका पहला हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है आपका अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है आपको। तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रश्न है आपके सामने, अवधी भाषा के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य का नाम हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखित है और ये तुलसीदास जी का ग्रंथ है। ठीक है, और आपको पता है कि जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। दुनिया में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई तो रामचरितमानस की लिखी गई, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा सबसे जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं अपने, उन्होंने सबसे बढ़िया और सबसे प्रमुख ग्रंथ माना है रामचरितमानस को। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको बताना है स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। आप रस पढ़ते हैं, है ना, रस पढ़ते हैं और स्थायी भावों की संख्या भी आपको पता है। तो कितनी है स्थायी भावों की संख्या आपको पता है दोस्तों। वैसे हम मानते हैं कितने? 9 रस, 2 रस और आपके मिल जाते हैं। एक तो आपको मिल गया भक्ति रस, ठीक है, और एक आपका मिल गया वात्सल। ठीक है, वात्सल रस। और इसके पहले दोस्तों आपने भरत मुनि ने 8 रसों की व्याख्या की है, जिनमें से कौन सा नहीं माना? शांत रस नहीं माना। ठीक है, तो स्थायी भावों की संख्या कितनी बताओगे आप लोग? 9, है ना। 9 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। अगला बताना है दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोस्तों आपने पढ़े होंगे कौन से? मात्रिक छंद पढ़े हैं। ठीक है, और आपने वर्णिक छंद भी पढ़े हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, ये छंद पढ़े हैं, है ना। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है कि दोहा और रोला, दोहा और रोला जब मिलते हैं तो कौन से छंद का निर्माण होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलियां छंद का। ठीक है, कुंडलियां छंद का निर्माण होता है रोला और दोहा के मिलने से। ठीक है, तो कुंडलियां छंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब आपको बताना है दोस्तों हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। सबसे पहली बात तो ये हार की जीत क्या है? ये कहानी है, ये चीज भी याद रखनी है। अब इसके कहानीकार कौन है, ये चीज भी आपको पता है, आपने पढ़ी होगी। इसमें बाबा भारती जो रहते हैं, बाबा भारती, आपने पढ़ा होगा कि बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे, है ना। और जो खड़क से डाकू था उसने बाबा भारती के घोड़े को चुरा लिया, है ना, और यही वर्णन इसमें किया गया है। और बाबा भारती ने खड़क से डाकू से कहा था कि ये किसी को नहीं बताना कि मैंने ये घोड़ा चुराया है ना, एक अपाहिज के बेस के रूप में, क्यों नहीं तो लोग क्या नहीं करेंगे,
अपाहिज की मदद नहीं करेंगे, अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हार की जीत है किसकी? सुदर्शन की, सुदर्शन की है, ये तो सभी लोगों को पता है। अगला है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था? कामता प्रसाद गुरु का बताना है हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ कौन सा है जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो वो ग्रंथ कौन सा है राकेश जी? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। तो कामता प्रसाद गुरु व्याकरणाचार्य हैं, आपको पता है, और इन्होंने हिंदी व्याकरण इनका व्याकरण ग्रंथ था जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रसारित हुआ था, और ये किसका था? कामता प्रसाद गुरु का। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता मानी जाती है दोस्तों? आपने वीरता पढ़ी होगी, वीरता, लेकिन यहाँ पर आपकी जो वीरता मानी जाएगी वो मानी जाती है सबसे प्राचीन बाक वीरता, है ना। बाक वीरता, जो बातों से वीर हो, जो बात से वीर हो, बातों से ही दुश्मन को हरा देता हो, छक्के छुड़ा देता हो, वो बाक वीरता, ये सबसे प्राचीन वीरता मानी जाती है। ठीक है, ये तो ठीक है। अगला बताओ, वैसे शब्दार्थौ सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? ये परिभाषा किसने दी है? इसका उत्तर आपका आना चाहिए। शब्दार्थौ सहितम काव्यम, ये उक्ति किसकी है? ये कई बार पूछी गई है, तब आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? और सुबह 8 बजे, रात्रि 8 बजे वाली हिंदी की क्लास आपकी हिंदी व्याकरण की यथावत चालू हो गई है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की क्लास में सभी लोग 8 बजे आ सकते हैं। ठीक है, और शब्दार्थौ सहतौ काव्यम दोस्तों ये किसकी है? भामह की है। ठीक है, और मैंने आपको याद करवाया था कि जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भामह, है ना। कौन माने जाते हैं? भामह माने जाते हैं। तो याद रख लेना, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, इसकी जो उक्ति है वो भामह की है ना। इसको याद रखेंगे। अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है, सबसे पहली बात तो आपको याद रख लेना है कि ये निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार बताना है दोस्तों। मैंने आपको कई बार याद करवाया है। कैसे याद करवाया है? कि जो फूल हैं किसी भी वृक्ष में हो, फूल एक फूल नहीं फूलता वृक्ष, एक फूल नहीं फूलता वृक्ष, कितने फूल फूलते हैं? हजारों फूल फूलता है। तो अशोक के फूल भी कितने फूलेंगे, है ना, बता देंगे राकेश जी आपको, शिक्षण विधियों की पुस्तक। ठीक है, आपको बताना अशोक के फूल कितने फूलेंगे? हजारों। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बताना है लोग ही लागत कवित्त बनावत मोहित मोरी कवित्त बनावत, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? लोग ही लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये कई बार पूछी गई है उक्ति, और आपको पता भी होनी चाहिए कि लोग ही लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये उक्ति किसकी हो जाएगी? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा किसका? घनानंद जी का। ठीक है, घनानंद जी का नाम सुना है। घनानंद जी ने कहा था कि लोग ही लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरी कवित्त बनावत। अब घनानंद की जब भी बात आती है तो घनानंद का आपको पता ही है कि इनकी जो प्रेमिका थी वो कौन थी? सुजान थी, है ना। प्रेमिका सुजान। कभी कभी पूछा जाता है कि जो इनके काव्य की प्रेरणा स्रोत रही वो कौन रही? तो सुजान रही, है ना, घनानंद जी की, कोई नहीं भूलता। अब आपको बताना है दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, ये पंक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता बताना है कौन है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आपको बताना है। बताया है सभी लोगों ने कि ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी की है ना। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया। हाँ बिल्कुल आती है पंक्ति।
हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? हिंदी की मूल उत्पत्ति बतानी है, किससे मानी जाती पे? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो आपको पता है वैदिक संस्कृत से। कौन सी संस्कृत से? वैदिक संस्कृत से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। तो वैदिक संस्कृत याद रख लेना, ठीक है, वैदिक संस्कृत से मानी जाती है। और आत्मनिर्भरता निबंध के लेख रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बताना है, कौन है? तो दोस्तों मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि आत्मनिर्भरता जो निबंध है ये किसका है? तो ये है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट साहब का, है ना। और आपको पता है कि बालों में हमारी क्या है? आत्मनिर्भरता है। किसकी आत्मनिर्भरता नहीं है? ये देखो बाल, है ना, बाल दिख रहे हैं सभी लोगों को। इन बालों में क्या है? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता है ना। किसकी नहीं है आत्मनिर्भरता? सभी लोगों की आत्मनिर्भरता है ना। बालों में कुछ लोगों के कम बचे हुए होंगे, है ना। तो ये बालों में आत्मनिर्भरता बनानी है सभी लोगों को, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट याद रख लेना। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऐसा तो नहीं बोलते आप कि मेरे पास बाल नहीं है यार, आज के लिए बाल दे दो उधार, ऐसा तो नहीं बोलते, कोई नहीं बोलते, है ना। तो ठेले पर हिमालय बताना है किसकी रचना है ये? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, है ना। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी हैं, है ना। धर्मवीर भारती जी इसके रचनाकार। कई बार ये रचना पूछी गई है ठेले पर हिमालय, तो याद रख लेना, इसको भूलना भी नहीं है, ठीक है। धर्मवीर भारती। रानी केतकी की कहानी, लो अब रानी केतकी की कहानी कौन ने नहीं सुनी? सबने तो सुनी है। इंसान ने भी सुनी है, अल्लाह ने भी सुनी है ना। तो रानी केतकी की कहानी, एक दिन बोले कि रानी केतकी की कहानी इंसान ने ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी है। तो इंसा अल्लाह खां, है ना, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों पे बन रहा है ना। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया पूछी जाती है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। इसकी पंक्ति बताना है। जो भी बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कृपया वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछें। कोई भी प्रकार से जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। बीच में अगर आप पूछते हैं तो अपनी जो क्या होती धारा प्रवाह होती है पढ़ाने की, उसमें डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो बीच में क्वेश्चन ना पूछें प्लीज। लास्ट में अपन वीडियो के लास्ट में सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ए प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है, ये बताना है। तो ये जो है दोस्तों ये बोधा कवि की है। किसकी है? बोधा कवि की। तो हम पढ़ते हैं ना, इनकी एक रचना अपन ने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? इश्क नामा। कौन सी पढ़ ली थी? इश्क नामा। जबकि अपन ने इश्क लता पढ़ी थी। इश्क लता पढ़ी थी तो किसकी पढ़ी थी? इश्क लता। इश्क लता अपन ने घनानंद जी की पढ़ी थी और इश्क नामा पढ़ी थी किसकी? बोधा कवि की, है ना। और इनकी जो कौन थी प्रेमिका थी, उनका नाम क्या था? सुभान था। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान था, है ना। इश्क नामा इनकी रचना है और इन्होंने कहा था कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। तो ये बोधा कवि की पंक्ति हो जाएगी। हिंदी में भाषा में वचन कितने होते हैं दोस्तों? हिंदी भाषा में वचन बताना है, वचन, है ना। अब वो नहीं बोल देना सर कि जब भावर पढ़ते हैं वो वाले वचन, वो तो बहुत सारे वचन होते हैं, है ना। कितने होते वचन? ये वाले वचन बताना, हिंदी व्याकरण वाले। तो ये वचन बताना है और वचन दो, हम बोलते ना कि वचन दो मुझे कि आप ऐसा करोगे, वचन दो, ठीक है, वचन दो। और कुछ लोग बोलते हैं वचन दो, वचन दो मत मारो, वचन दो, है ना। वचन दो तो दो होते हैं, तो दो, ठीक है, दो। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से
सन 1934 में प्रकाशित हुआ था भारत मित्र। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? 20 का उत्तर बताना है। हम कई बार पढ़े हैं कि जो अपना हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1826 में, है ना। 1826 में इसका प्रकाशन हुआ उदंत मार्तंड का, और इसके जो संपादक थे वो जुगल किशोर थे, लेकिन भारत मित्र के जो संपादक थे वो रुद्रदत्त थे। ठीक है, रुद्रदत्त शर्मा थे। 1934 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। मैंने आपको पढ़ाए थे दोस्तों, क्या पढ़ाए थे? अपने पूरी पत्र पत्रिकाएं याद भी करवाई कि सबसे पहले 1826 में आपका उदंत मार्तंड आया, फिर 1829 में आपकी बंगदूत आई। ठीक है, बंगदूत पत्रिका। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1845 में कौन सा आया था? शायद प्रजामित्र। फिर 1854 में आपका समाचार सुधावर्षण आया था। ठीक है, ये पंक्तियां, ये समाचार पत्र जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, है ना, तो इनको आपको याद रख लेना। और 1834 में भारत मित्र आया था, है ना। तो ये समाचार पत्र पत्रिकाओं वाला वीडियो तो मैंने आप तक प्रेषित किया है, वो जरूर आपको देखना है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दोस्तों केवल 4 रचनाओं के लिए मिला, हिंदी की केवल 4 रचनाओं के लिए। ठीक है, और ये आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, ये तो आप उत्तर बताएंगे ही। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले चिदम्बरा के लिए मिला। किसे? चिदम्बरा के लिए मिल गया सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, कब? 1968 में, है ना। फिर 1972 में मिला दोस्तों उर्वशी के लिए। फिर 1978 में मिल गया अज्ञे साहब के लिए, और 1982 में मिला किसे? महादेवी वर्मा जी के लिए, है ना। तो ये 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार या 4 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलाएं, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी मैंने ट्रिक बताई है, वो भी आपकी आएगी। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? सबसे पहली बात तो ये आकाशदीप क्या है? कहानी है, कहानी, है ना। तो आपको बताना है आकाशदीप। और ये जो आपको पता होगी दोस्तों कि जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। और ईलाचंद्र जोशी ने जोश में आकर क्या कर दिया? इन्हें, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक बता दिया। ठीक है, और दोस्तों ये छायावाद जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, ये याद रख लेना है, आकाशदीप। ठीक है, आकाशदीप जयशंकर जी की है। प्रतिध्वनि भी है इनकी, है ना। ग्राम भी एक रचना है इनकी। कामायनी इनका महाकाव्य है। तो ये सारी की सारी ये आ गया कामायनी, है ना। हमने इसको याद कर लिया कि हम कामना करने जाते हैं, किसके इधर जाते हैं अपन? शंकर जी के यहाँ कामना करने जाते हैं कि शंकर जी नेट एग्जाम क्वालिफाई करवा देना, है ना। 4 नारियल चढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो शंकर जी के यहाँ कहा जाना है, कामना करने जाना है। तो ये कामायनी महाकाव्य है, और इसमें कितने सर्ग हैं दोस्तों? 15, है ना। ये चीज भी सभी को पता है। चिंता, ईड़ा, आनंद, ये सभी सर्ग हैं कामायनी के। ठीक है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, 15 सर्ग हैं। बिल्कुल, उमा देवी जी 1935 इसका रचना काल है। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि सभी लोगों को अच्छे से पता है। और तोड़ती पत्थर बताना है दोस्तों, ये तोड़ती पत्थर आपकी यथार्थवादी रचना मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी यथार्थवादी रचना है तोड़ती पत्थर, तो आपको बता देना है कि ये तोड़ती पत्थर जो है ये यथार्थवादी रचना है। और इसको बता होगा ये किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ओपी चिंपा जी बहुत दिनों में आए हैं, है ना। ओपी चिंपा जी व्यस्त हैं अभी। और तोड़ती पत्थर बताना है तो ये रचना हो जाती है दोस्तों निराला जी की, है ना। निराला जी को क्रांतिकारी कवि, ओज कवि, है ना। इनकी प्रथम छंदमुक्त रचना जूही की कली माना जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, जूही की कली। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है निराला को कैसा कवि माना जाता है। लो, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी। हाँ, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की सड़कों पर, निराला जी। जी चिंपा जी कैसे हो?
क्रांतिकारी बताना है, निराला जी को माना जाता है क्रांतिकारी कवि। ठीक है, क्रांतिकारी कवि निराला जी के बारे में पढ़ना जरा। सरोज स्मृति दुनिया का सबसे शोक गीत जो है सरोज स्मृति, ये निराला द्वारा रचित है ना, शोक सरोज स्मृति, ये भी याद रखना है क्रांतिकारी कवि के बारे में। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के जो है कवि कौन माने जाते हैं, प्रमुख कवि बताना है। रामाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन माने जाते हैं, है ना। हम दोस्तों भक्ति काल जब यहाँ से पढ़ते हैं इस प्रकार से आपका भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल में 2 शाखाएं प्रवाहित हुई, यहाँ से आप इस प्रकार से ले लो। तो एक शाखा हुई कौन सी, सगुण, ठीक है, सगुण, और एक शाखा आपकी कौन सी हुई, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। अब ये सगुण भी 2 भागों में बट गई और निर्गुण भी आपकी 2 भागों में बट गई, ठीक है। तो सगुण की राम शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे, तुलसीदास जी, है ना, तुलसीदास जी हैं, तो ये आपको पता है। और उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है, उत्तर भारत में बताना है। तो 27 का आंसर आपका राइट क्या होगा, और उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत के जो माने जाते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, तो ये रामानंद द्वारा लाई गई उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया गया। और रामानंद जी के जो शिष्य थे वो कितने थे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में 12 का आंकड़ा चलता है, 12 का, यानी कि रामानंद के शिष्य कितने थे, 12, ठीक है। साकेत जो महाकाव्य है महर्षि गुप्त जी का, इसमें भी कितने हैं, 12 सर्ग हैं। आलवार भक्तों की संख्या भी कितनी है, 12 है, ठीक है। ये 12 का जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था इसको हम याद करवाएंगे एक आध दिन, ठीक है। 12 हैं, बोले सर आलवार भक्तों की संख्या 12, साकेत में सर्ग 12, रामानंद के शिष्य 12, ठीक है। तो 12 बार आ रहा है, ये चक्कर क्या है दोस्तों 12 का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई, तो ये प्राचीन भाषा घोषित की गई दोस्तों, तो ये तो कन्नड़ एवं तेलुगु हैं, ठीक है, ये कन्नड़ तेलुगु हैं, कोई बात नहीं। यह काम में आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप बताना है दोस्तों, आप क्या है, आप क्या है, आप, यह काम में आप कर लूंगा, ये पंक्ति व्याकरण से पूछी गई और इस पंक्तियों में आप आपका क्या हो जाएगा, आप कर लूंगा। तो आप कर लूंगा मतलब ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, निजवाचक, है ना। आप लोग निजवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, है ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम ही हो जाएगा। 6 प्रकार के आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, है ना, और उनके भी भेद पढ़े होंगे, और ये सर्वनाम भी निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है दोस्तों, आपने पढ़े 8 रस, 8 रस कौन से पढ़े, भरत मुनि ने माने 8 रस, ठीक है। यहां से प्रक्रिया शुरू हुई, अब इस प्रक्रिया को अपन फिर से आगे बढ़ाएं, तो जो 9वां रस आपका माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, 9वां रस। तो 9वां रस आपका जो माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है शांत रस, ठीक है। शांति से, बोले रसों का शांति से क्या करो, रसास्वादन करो, शांति से करो, शांत रस, ठीक है। तो 9वां रस आपका हो जाएगा शांत रस, ठीक है, याद रख लेना, शांति, शांत। कबीर किस काव्यधारा के कवि थे दोस्तों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं आज, है ना, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों का भी मन लग जाए, कठिन कठिन बता देते हो सर रोज, आज कुछ सरल हो जाए, है ना। कबीर किस काव्यधारा के कवि थे, कबीर, है ना। कबीरदास जी के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि इनके गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है, रामानंद थे इनके गुरु। लेकिन रामानंद जो थे ये सगुण थे, कैसे थे, ये सगुण थे, और जो कबीर थे वो कैसे थे, निर्गुण थे। कबीर कैसे थे, निर्गुण थे, ठीक है। ये निर्गुण ब्रह्मा को मानते थे और ये सगुण को मानते थे जिनकी साकार प्रतिमा होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक पुस्तक, है ना, बहुत बढ़िया पंक्ति यहाँ पर लिख रहे हैं अपने ओपी जी, है ना। और केशव की काव्य कला, केशव की काव्य कला इन्होंने लिखी है, केशव की काव्य कला। और दोस्तों ओपी जी ने बहुत बढ़िया नोट्स बना लिए हैं, अपने ट्रिकी नोट्स बनाए हैं ओपी जी ने, उनकी एक आध दिन अपन क्या करते हैं, उनका रजिस्टर लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, रजिस्टर, उनके नोट्स उठा करके लेकर आएंगे
और अपन लोग सब पढ़ेंगे किसके, ओपीजी के। ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक भी बनाई है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, प्रेम, व्याकरण की दृष्टि से बताना है कि जो प्रेम शब्द है वो क्या है ना। तो आपने संज्ञा पढ़ी है दोस्तों, संज्ञा पढ़ी है सभी लोगों ने। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा होती है 5 प्रकार की। ठीक है, आप पढ़ लेते हो, जातिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इस प्रकार से आपकी 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। और यहाँ पर जो प्रेम है दोस्तों, प्रेम का एक क्या होता है, भाव होता है ना, जो सभी के पास होता है। सभी लोगों को क्या करना है, अपने प्रेम रूपी भाव को शेयर करते रहना है, अपने पास नहीं रखना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई के चारों चरणों में, चौपाई पढ़ते हैं अपन, चौपाई, अब देखना चौपाई या चारपाई, चारपाई होती ना, अपन जैसे खटिया बोलते, खटिया बोले चारपाई लेके आओ, चारपाई बिछा दी, उसमें 4 पाया होते हैं। अब 4 पाया को स्क्वायर कर दो, मतलब वो हो जाती हैं 16, है ना। तो 4 को स्क्वायर किया तो हो जाएगा कितना, 16। तो ये चौपाई को स्क्वायर कर दिया, मतलब अपनी जो मात्राएं होंगी चारों चरणों में वो कितनी होंगी, 16। ठीक है, 4 का वर्ग निकाल लो, 16 हो जाएंगी चौपाई। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, मैंने अभी आपको समाचार पत्र बताए थे कि हिंदी का जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक कौन सा था, उदंत मार्तंड। ठीक है, हिंदी का दैनिक कौन सा था, दैनिक भी आपको याद रखना है, दैनिक आपका था दोस्तों समाचार सुधावर्षण। ठीक है, कौन सा था, समाचार सुधावर्षण, ये दैनिक था 1954 में। ठीक है, और ये 1826 में आपका हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र या हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, है ना, उदंत मार्तंड। और यहाँ पर दैनिक पूछा गया है तो आपका कौन सा था, समाचार सुधावर्षण, है ना। दारसू जी, उदंत मार्तंड ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र नहीं था। जो भी कंफ्यूजन है बहुत सारे लोग, उनका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ दैनिक समाचार पत्र लिखा है और यहाँ उदंत मार्तंड, ये गलत है। ठीक है, यहाँ दैनिक समाचार पत्र की अगर बात करें तो वो समाचार सुधावर्षण था। ठीक है, याद रख लेना। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तब आपको लगाना है उदंत मार्तंड। और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तब भी उदंत मार्तंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो आपको बताना है समाचार सुधावर्षण, है ना, श्याम सुंदर सेन द्वारा 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होनी है, बहुत सारे लोग गलत करके आ जाते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, आनंद कादम्बिनी ये पत्रिका थी और बहुत बढ़िया पत्रिका थी, है ना। हाँ, जुगल किशोर थे, है ना, ओपीजी जुगल किशोर। तो चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, मैंने आपको याद भी करवाया था। कैसे याद करवाया था कि दोस्तों अगर प्रेम के घन छा जाएं, प्रेम के घन छा जाएं तो क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। और किस किस को नहीं आता आनंद, जब प्रेम के घन छा जाते हैं तो आनंद आ जाता है। तो आनंद कादम्बिनी के रचयिता कौन होंगे, प्रेमघन होंगे कि शत्रुघ्न होंगे, प्रेमघन होंगे ना, प्रेमघन यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, इनको याद रखेंगे। और ये भारतेंदु मंडल के कवि थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, और इनकी रचना है आनंद कादम्बिनी। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, बहुत बढ़िया है, पात्र भी यहां से पूछ लिया गया है दोस्तों आपका। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। इनका ऐतिहासिक नाटक माना जाता है दोस्तों राजश्री, कौन सा माना जाता है, राजश्री इनका ऐतिहासिक नाटक है। और दोस्तों सज्जन इनका प्रथम नाटक माना जाता है, ठीक है, सज्जन। लेकिन ऐतिहासिक जब पूछा जाता है तो राजश्री लगा देना, ठीक है, और प्रथम पूछा जाता है तो सज्जन लगा देना। और धातु सेन बताना हो कि धातु सेन किसका पात्र है तो स्कंदगुप्त लगा देना, ठीक है, स्कंदगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त इनका नाटक है। चंद्रगुप्त भी इनका नाटक है, ध्रुव सोमनी भी इनका नाटक है।
तो इनको याद रखेंगे प्रसाद जी के, ठीक है, इनको याद रखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? अब व्यंजन संधि बताना है दोस्तों। अब निम्नलिखित, यहाँ पर कोई निम्नलिखित है ही नहीं और यहाँ पर दे दिया निम्नलिखित, है ना। आप बोलोगे सर क्या मजाक चल रही है, निम्नलिखित है ही नहीं, तो सत्कार बोल देते, सत्कार, है ना। सत्कार में क्या है करेंगे हम, व्यंजन लेकर आएंगे। सत्कार कैसे करोगे, सूखा सूखा सत्कार करोगे क्या, है ना। बहुत सारे व्यंजन ला के आना है और सत्कार करना है, तो सत्कार में व्यंजन संधि लगा देना। ट्रिक निकल आती है अपनी हिंदी साहित्य वाली ट्रिक, संधि में भी लगा दिया। अब संधि का वीडियो किस किस ने नहीं देखा? संधि मैंने दोस्तों आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों की बहुत बढ़िया ट्रिक निकाली है। 1 नंबर संधि का वीडियो सभी को देखना है और ट्रिक पढ़ना है। फिर बताना है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, रसिक प्रिया, और 40 का आंसर, है ना। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये जो रचनाएं मानी जाती हैं किसकी मानी जाती हैं? हाँ, केशव दास की मानी जाती हैं। रसिक प्रिया, है ना, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, इस सारी की सारी रचनाएं हैं केशव दास जी की। कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा जाता है ना, तो इस प्रकार से केशव दास। अर्धस्वर कौन सा है दोस्तों? अर्धस्वर माना जाता है। अर्धस्वर कौन सा माना जाता है? या और वा, ठीक है, ये अर्धस्वर माने जाते हैं, ठीक है, या और वा। बहुत बढ़िया। देखो ओपीजी ट्रिक छोड़ने लगे हैं अपने, ओपीजी ट्रिक का मास्टर तो ओपीजी है, बहुत बढ़िया ट्रिक निकालते हैं, नोट्स भी बनाए हैं, जो नोट्स अपन लोगों को मिलने वाले हैं कुछ दिन में। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? अपभ्रंश को जो नाम दिया था भरत मुनि ने, वो क्या नाम दिया था, है ना। ये भरत मुनि, इन्होंने कहा अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है अपभ्रंश को कहा जाता है बिगड़ी हुई भाषा, है ना। और बिगड़ी हुई भाषा को भरत मुनि ने कह दिया अशुद्ध भाषा, इन्होंने अशुद्ध भाषा कह दिया। तो ये चीज भी आपको अशुद्ध भाषा याद रखना है ना, अशुद्ध भाषा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? अब चोल शासकों की भाषा यहाँ पर पूछ ली गई, तो ये ज्यादा महत्व नहीं है, ये तमिल है, तमिल। आपको बताना है जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये किसकी रचना है? बहुत ही बढ़िया रचना है, पूछी जाती है कई बार। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये बताना है आप लोगों को। तो ये भी किसकी रचना हो जाएगी दोस्तों? जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब यहां पर बोले सर नांग आया है, तो हमने हिंदी साहित्य वाली ट्रिक लगा दी कि नांग तो शंकर जी के गले में पड़ा है। किसके गले में पड़ा है? शंकर जी के गले में पड़ा है। तो ये रचना किसकी हो जाएगी? नांग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की होगी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की। नांग पड़ा है दोस्तों शंकर जी के गले में, और ये नांग यज्ञ भी किसकी होगी? शंकर जी की होगी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया यहां पर दिया है कि छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया, आध्यात्मिक प्रेम को जब अपनी कविताओं में व्यक्त किया छायावादी कविताओं साहित्यकारों ने, तो ये कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो वो वाद था दोस्तों रहस्यवाद। कौन सा वाद था? रहस्यवाद था, है ना। ये चीज याद रखनी है कि जो छायावादी कवि थे, इन्होंने आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में प्रदर्शित किया, तो इन कविताओं को रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया, रहस्यवाद, ठीक है। तो रहस्यवाद आपका बिल्कुल सही होगा। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रबंध शिरोमणि बताना है, प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? 46 का आंसर, है ना। और प्रबंध शिरोमणि जो दी गई, वो दी गई दोस्तों मैत्री शरण गुप्त को। मैत्री शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि, है ना। मैत्री शरण गुप्त का उपनाम दद्दा भी है, दद्दा, इन्हें दद्दा कहते थे दोस्तों, दद्दा, है ना। मधुप कहा जाता था इन्हें, मधुप उपनाम से भी ये लिखते थे, है ना। और ये क्या करते थे दोस्तों? इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया मैत्री शरण गुप्त को। भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना है मैत्री शरण गुप्त की।
ये चीज भी आपको पता है। और प्रबंध श्रोमणी भी इन्हें कहा जाता है, राष्ट्र कवि प्रबंध श्रोमणी मैथिली शरण गुप्त, है ना, ठीक है, गुप्त जी को। तोड़ती पत्थर कवि, तोड़ती पत्थर ये तो पढ़ तो लिया है, तोड़ती पत्थर यथार्थवादी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है दोस्तों? तो पश्चिमी हिंदी की, देखो पश्चिमी हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हम कौन कौन सी बोलियां पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं अपन कन्नौजी, कौन सी पढ़ लेते हैं? कन्नौजी। और एक पढ़ते हैं बुंदेली, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रज भान हरि के पास, है ना। तो एक आप पढ़ते हो हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी भी आप पढ़ते हो और खड़ी बोली भी आप पढ़ते हो। तो कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी, खड़ी बोली, और कौन सी रह गई? कानों की खड़ी बुंदेली ब्रज भान हरि के पास। यही है क्या पूरी कि कोई रह गई? तो ये सारी की सारी बोली हैं जो हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं, ठीक है। हरियाणवी भी हो गई आपकी, कन्नौजी भी हो गई, बुंदेली हो गई, ब्रज हो गई, खड़ी हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि जो खड़ी बोली है इसे कौरवी भी कहा जाता है, और हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, बांगरू, ठीक है, बांगरू कहा जाता है ना। वेरी गुड। तो खड़ी को कौरवी और हरियाणवी को बांगरू। और बघेली, और बघेली दोस्तों आपने पढ़ा होगा, कौन सी? अब छत्तीसगढ़ी। तो अवधी आपने पढ़ा होगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना, छत्तीसगढ़ी। एक कोड है आपका अब छत्तीसगढ़ी। आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, तो अब छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ऐसा। तो आज के वीडियो को इतना ही अपन खत्म करते हैं आज, है ना। यहाँ पर क्या है, क्या पूछा? संयुक्त व्यंजन पूछे गए। संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और इस प्रकार से स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। छत्रज्ञ श्रय, छत्रज्ञ श्रय, ये संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। जायसी ग्रंथावली के संपादक बताना है तो हैं दोस्तों कौन? रामचंद्र शुक्ल। ये जायसी ग्रंथावली के संपादक माने जाते हैं शुक्ल जी। आपको बताना है दोस्तों गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता, 4 विकल्प में से आपको चयन करना है कि गीतांजलि के जो रचयिता हैं वो कौन है। चलिए, तो फर्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा कि जो गीतांजलि के रचयिता हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब को आपको पता है कि 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कौन सी रचना के लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है, हिंदी में। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, रविंद्रनाथ जी टैगोर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों। अगला है आपका शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं वो कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे, यानी कि आपका 56 का आंसर आपको बताना है। ये किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे। तब 56 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है वो किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है, ठीक है। और आपका जो बाल मुकुंद गुप्त है वो बिल्कुल सही है। अगला दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो है किसने प्रचार प्रसार किया? दक्षिण भारत में बताना है दोस्तों। तो किसने किया हिंदी भाषा के क्षेत्र में?
आपका बिल्कुल सही आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी ने जो है दक्षिण भारत में दोस्तों हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। और राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना, श्री राजगोपालाचारी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। तो किस पुस्तक में है ऐसे आप नहीं बताओगे, मैं ही बता देता हूं कि जो सूर सागर है, कौन सी है, सूर सागर, जो कि किसकी है, सूरदास जी की है। और सूरदास जी की सूर सागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है ना। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य रचना, साहित्य लहरी, है ना, ये रचनाएं हैं सूरदास जी की। लेकिन आपको बताना है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। मानवीकरण आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया। प्रकृति का मानवीकरण किया गया कौन सी, किस काल की कविताओं में किया गया प्रकृति का मानवीकरण। हाँ, वेरी गुड परवेज जी। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त साहब को। और मानवीकरण का अलंकार, जो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया वो नई कविता में किया गया। लेकिन अगर बात करें प्रकृति का मानवीकरण, तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया छायावादी कविताओं में। ठीक है, छायावादी कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण किया गया और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है नई कविताओं में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची क्या है। अनिल, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा, या अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है, इस प्रकार से आपको चयन करके बताना है। ना, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो अनिल है, अनिल ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, हवा का, है ना, हवा का हो जाएगा अनिल। और अनल, अनल जो होता है वो किसका होता है, आग का। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों इसमें अनल और अनिल में। ठीक है, अनिल वायु का है और अनल आग का है, इसको याद रख लेना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं इसमें तो। ठीक है, तो अनिल पवन का और अनल आग का, ये चीज याद रखनी। ठीक है, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता था। बिपाशा, बिपाशा पत्रिका का बताना है, इसका प्रकाशन होता था किस प्रदेश से होता है, बिपाशा। और बिपाशा पत्रिका का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूपी। कहां से होता है, यूपी से होता है बिपाशा, है ना। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन होता है यूपी से, यूपी आप लगा लेना। नीलकमल में कौन सा समास है दोस्तों, नीला है जो कमल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा। हाँ, दिनकर जी को अनल कवि के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दिनकर जी को अनल कवि के नाम से जाना जाता है ना, ओज के कवि कहलाते हैं दिनकर जी। और नीलकमल, नीला है जो कमल, इसका समास जो बताना है तो आपने पढ़े होगा कर्मधाराय समास। कौन सा पढ़ा है, कर्मधाराय समास हम पढ़ते हैं कि नीला है जो कमल हो जाएगा आपका कर्मधाराय समास। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है दोस्तों, ये कई बार रचना पूछी गई है। शेष कादंबरी कौन है इसके रचयिता, रचनाकार। शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सराबगी। कौन है, अलका सराबगी। ये रचना याद कर लेना, बहुत बार पूछी गई है। शेष कादंबरी की रचनाकार हैं अलका सराबगी। ठीक है, अलका सराबगी, वेरी गुड। अगला है वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। आपने पढ़े होंगे वर्ण, कौन कौन से पढ़े हैं, वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से 25 जो आपके स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े हैं, है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं और इनमें 5-5 होते हैं, तो कुल मिला के 25 हो जाते हैं। और 25 इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है ना। और वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो आपने पढ़े हैं कि द्वितीय और चतुर्थ जो कहलाते वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण, है ना, महाप्राण कहलाते हैं। और 1 3 5 ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। 1 3 5 अल्प प्राण
और 2 और 4 महाप्राण। ठीक है, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में जो है हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि कौन से हैं? दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले, दोहा छंद में हिंदी में ख्याति प्राप्त जो कवि हैं वो कौन है? 65 का आंसर हमें बताना है, ख्याति प्राप्त कवि का नाम बताना है, और वो दोहा छंद में जो प्रसारित करने वाले कवि हैं वो कौन से हैं? श्रृंगारी कवि माने जाते हैं बिहारी जी। और जब भी बिहारी की बात आती है तो हम इनका पढ़ लेते हैं कि इनके कवि, इनकी रचना में 713 दोहे और 719 दोहे माने जाते हैं, है ना, बिहारी सस्सई में। और रामचंद्रिका के रामचरितमानस के बाद बिहारी जी की जो बिहारी सस्सई है इसकी टीका सर्वाधिक लिखी गई, है ना। और दोस्तों जो बिहारी जी हैं, बिहारी ये रीति काल के श्रेष्ठ कवि हैं, और ये कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? तो ये सिद्ध, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद करना है ना। हिंट दीजिए, बिल्कुल हिंट जरूर देखें। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख बताना है, कहां पर मिलता है? छंद, छंद जल्दी बताओ कहां मिलता है? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि ऋग्वेद में। कहां पर मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख? ऋग्वेद में मिल जाता है। ऋग्वेद आप याद कर लेना। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिल जाता है छंद का। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सभी को पता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। और छंद का प्रयोग भी यही मिलता है। नेक्स्ट आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? आपने रस पढ़े हैं, कितने रस पढ़े हैं आपने? जल्दी बताओ, रस कितने होते हैं ये चीज भी आपको बतानी है। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं ये चीज भी आपको बतानी है ना। और दोस्तों कौन सा रस भरत मुनि ने नहीं माना है ये चीज भी आपको बतानी है। और साथ ही एक क्वेश्चन और बता देना कि जो 2 रस और नवीन जुड़े हैं वो रस कौन से हैं, है ना। तब आपको पता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति यानी होता है प्रेम। ठीक है, रति यानी प्रेम। और रसों की टोटल संख्या मानी जाती है कितनी? 9। लेकिन 2 प्लस और कर देते हैं अपन। कौन सा? वात्सल रस को प्लस कर दो और एक भक्ति रस को भी प्लस कर दो तो हो जाते हैं कितने? 11। ठीक है, और भरत मुनि की अगर बात करें कितने रस माने हैं तो 8 रस माने हैं। इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है? तो इन्होंने शांत रस नहीं माना है। किसने? भरत मुनि ने, है ना। तो ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, छल तो संचारी भाव है, छल संचारी भाव है रोहित कुमार जी। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को बताना है। ये किसकी रचना है कुरुक्षेत्र? ये चीज भी बताना है। हाँ, सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। वेरी गुड। कुरुक्षेत्र को और क्या कहा जाता है दोस्तों? और कुरुक्षेत्र को जो कहा जाता है वो कहा जाता है रण क्षेत्र, रण क्षेत्र। और आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ये कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? जल्दी बताओ। कुरुक्षेत्र दिनकर जी, बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोगों ने बताया कि दिनकर जी बिल्कुल सही है ना, दिनकर जी का है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वाधिक बताना है दोस्तों, है ना। और आपको पता है राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है? जो पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और राजभाषा की परिभाषा क्या है? राजभाषा की आपकी परिभाषा होती है कि जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है वो आपकी राजभाषा कहलाती है। और भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, कभी भूल में नहीं रहना। भारत की राजभाषा हिंदी है, हिंदी है और अंग्रेजी भी है। ठीक है, अंग्रेजी भी आप भारत की राजभाषा है क्योंकि ये प्रशासनिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक जो भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा का नाम है हिंदी। ठीक है, और 14 सितंबर को हम कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? हिंदी। ठीक है, ये तो पता ही है। स्थायी भाव आपको पता चल गया। मुख रूपी चंद्र पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चंद्र पर राहु भी धोखा खा गया।
अब यहां पर अलंकार बताना है आपको, कौन सा अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। अलंकार अगर आपने पढ़े हैं तो अलंकार को आपको बताना है ना। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यानी कि आपका रूपक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सही बताया अधिकांश लोगों ने। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, मुंडा भाषा परिवार है ना। भाषा परिवार आपने पढ़े हैं, सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, भारोपीय परिवार। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारोपीय परिवार है ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है ना। और मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर जो है ये मुंडा जनजाति है यहाँ पर, और मुंडा भाषा परिवार इसी से संबंधित है, मुंडा भाषा परिवार है ना, छोटा नागपुर से संबंधित है। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों आपका झारखंड में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है पारसनाथ। क्या नाम है, पारसनाथ नाम है ना, पारसनाथ याद रखेंगे। और अगला बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया, यानी 73 का उत्तर बताना है। मैं अपन ने अभी पढ़ लिया कि भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, अंग्रेजी भी है। और जो भाषा से संबंधित अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है ना, ये तो सभी को पता है। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। ठीक है, सभी को पता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो आपको पता है 343 है ना, 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको किया गया। अब एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक भाषा है कोई, वो दूसरी भाषा से क्या ग्रहण करती है, क्या लेती है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या लेती है, एक भाषा। जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्दावली, बोले तत्सम शब्दावली है, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। लेकिन संस्कृत से जो हिंदी में आके बिगड़ गए हैं है ना, उन्हें तद्भव उनसे उत्पन्न हुए है ना, तत्सम से उत्पन्न हुए उन्हें हम तद्भव बोलते हैं है ना। और जो देसी होते हैं वो देशज कहलाते हैं, जो विदेशी भाषाओं से आते हैं वो विदेशी कहलाते हैं है ना। जैसे अरबी फारसी ये विदेशज हैं, और देसी तत्सम तद्भव। तो एक भाषा जो होती है दूसरी भाषा से क्या लेती है, शब्दावली को लेती है। और शब्दावली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कठिन काव्य के प्रेत हैं, एक किस पंक्ति किस कवि के लिए जो है कहा गया है, कठिन काव्य के प्रेत कहा गया, किसे कहा गया, कठिन काव्य। दोस्तों यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कठिन काव्य का प्रेत और एक कठिन गद्य का प्रेत। एक कठिन काव्य का प्रेत आपसे पूछा गया, तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो अधिकांश लोगों ने बता दिया केशव दास को है ना, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को, और कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को है ना। यहां से परेशान नहीं होना, गद्य का जो है अज्ञेय और काव्य का केशवदास। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला बताना है जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है। जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धाराएं हमने पढ़ा था हिंदी में भक्ति काल है ना। भक्ति काल जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो भक्ति काल की जो समय सीमा है 1375 से 1700 मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण को दो भागों में बांट दिया गया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे, जायसी थे। कौन थे, जायसी थे। और इन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है ना। कौन सा लिखा, जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है ना। और अगर आपसे कभी पूछा जाए
कि हिंदी का प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो वो पद्मावत ही माना जाता है ना। प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य है पद्मावत, ठीक है। और मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? आपने पन्नाधाय पढ़ा होगा, और ये राजमुकुट नाटक पन्नाधाय ने क्या कर दिया था, राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राण बलि बेली पर चढ़ा दिए, है ना। अलौकिक त्याग इन्होंने किया था पन्नाधाय ने। और ये राजमुकुट नामक एक नाटक है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये चीज आपको बताना है। मेवाड़ की पन्ना, इस पर बहुत सारे नाटक भी बने हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 1540 में पद्मावत का रचना काल माना जाता है। और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा राजमुकुट है गोविंद बल्लभ पंत की। किसकी है? गोविंद बल्लभ पंत की है, जो कि पन्नाधाय के जीवन से समर्पित है, पन्नाधाय के। और गोविंद बल्लभ पंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, है ना। अगला है दोस्तों कंठ ध्वनियां कौन सी है, तो कंठ ध्वनि आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कंठ ध्वनियां पूछी गई और विकल्प आपको नहीं दिए गए। ये तो आपके साथ क्या है, नाइंसाफी है, लेकिन कोई बात नहीं है। जितने भी आपको पंचम वर्ण जो होते हैं, का वर्ण होते हैं, का, है ना, का, खा, गा, घा, इंग्या, है ना, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये कंठ से बोले जाते हैं, है ना। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। ये कंठय ध्वनियां कहलाती हैं, कंठय ध्वनियां, ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? पुस्तक में बताना है दोस्तों आपको, कौन सी पुस्तक में हुआ खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी 79 का उत्तर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो पुस्तक थी दोस्तों कौन सी? प्रेम सागर। प्रेम सागर थी किसकी? लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है। और ये प्रथम पुस्तक थी जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। और खड़ी बोली की जब भी बात आती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से जो है उत्पन्न हुई है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है खड़ी बोली, ठीक है। और दोस्तों हमने पढ़ी हैं कि पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं हैं, कौन कौन सी? कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो आपकी कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी हिंदी की आती हैं। और प्रेम सागर एक खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जो कि रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो स्त्रीलिंग का ठंडाई, ठंडाई ये तो ठीक है, ठंडाई। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? देखो अलग अलग प्रकार से सभी लोगों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था जब रीतिकाल पढ़ रहे थे, सूफी काव्यधारा पढ़ रहे थे, कि अगर कभी पूछा जाए कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता हैं वो कौन है, ऐसा पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है, क्या लगाना है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो कौन सी है? चंदायन है, चंदायन, ठीक है, चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है। और इसे प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो है रचयिता माने जाते हैं मुल्ला दाऊद, और चंदायन को प्रथम रचना मानी जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। साथ ही दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है मृगावती को, ठीक है, मृगावती को माना है। मैंने सूफी काव्यधारा की पूरी रचनाएं आपको सन सहित क्रमबद्ध याद करवाया है, ट्रिक भी आपको बताई है ना। तो वो जिनने भी नहीं देखा है वो जरूर देखें, सूफी काव्यधारा की पूरी क्रमबद्ध सन सहित ट्रिक सहित सब कुछ बताया है। हाँ, लोरिक या लोर कथा भी इसे कहा जाता है। बिहारी किस काल के कवि थे? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस काल के कवि थे बिहारी? बिहारी जी, तो बिहारी जी इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे, और है ना रीति काल के। ध्रुव सोमनी नाटक के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। ध्रुव सोमनी नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? और आपको पता है दोस्तों कि ये जो ध्रुव सोमनी है ये नाटक है और बृहत नाटक है ये, है ना।
और राजश्री जो नाटक है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है राजश्री, ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है। सज्जन इनका प्रथम नाटक है ना, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ध्रुव सोमनी ये भी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी यानी कि आपका उत्तर होगा प्रसाद जी, ठीक है। और प्रसाद जी के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि जोशी जी यानी कि ईला चंद्र जोशी साहब ने इन्हें जोश में आकर छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। हम कई बार पढ़ते हैं दोस्तों कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और इन्हें ईलाचंद्र जोशी ने माना, है ना। और मुकुटधर पांडे को किसने माना? तो मुकुटधर पांडे को जो माना है वो रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। और नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे माना दोस्तों? वाजपेयी साहब ने, तो वाजपेयी ने माना पंत जी को, ठीक है। तो ये चीज भी आपको जब छायावाद की बात आती है तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि पंत जी को जो है छायावाद का प्रवर्तक वाजपेयी ने और छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को ईलाचंद्र जोशी, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है। और ध्रुव सोमनी नाटक किसका है? तो प्रसाद जी का है, बिल्कुल। प्रसाद जी कलाधर नाम से जो है इनका उपनाम क्या था? कलाधर, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, है ना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। किसे कहा जाता है? 84 का आंसर, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों स्वयंभू। स्वयंभू को माना जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है, याद रख लेना। और एक और पूछा जाता है दोस्तों, क्या मैं हमेशा आपको बताता हूं कि राम कुमार वर्मा जी ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो किसे माना है? स्वयंभू को ही माना है, ठीक है, स्वयंभू को माना है। और दोस्तों राम कुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया और इन्होंने सर्वप्रथम जो काल माना वो संधि काल माना, संधि काल। फिर उसके बाद इन्होंने चारण काल माना, 1000 ईस्वी से चारण काल माना, उसके पहले इन्होंने संधि काल माना, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है। स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ये चीज भी याद रखना है ना, स्वयंभू को। और कौन सी रचना खड़ी बोली की है? खड़ी बोली की रचना बताना है दोस्तों, तो खड़ी बोली की साकेत, ठीक है। साकेत के बारे में हम हमेशा बताते हैं आपको कि साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, ठीक है। और जब 12 की बात आती है तो हम आलवार भक्तों की संख्या भी पढ़ लेते हैं, कितनी है? 12 है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। और भी 12 का चक्कर है, तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। और साकेत के 12वें सर्ग में कभी कभी पूछा जाता है साकेत के किस सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन है? तो 12वें सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के जो है मिलन का वर्णन है। और साकेत दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी, है ना, मैथिली शरण गुप्त की, महाकाव्य है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखेंगे, यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। यहां पर आपको पंक्ति को पूर्ण करना है दोस्तों, इस पंक्ति को पूर्ण करना है कि यदि चादर के बाहर खालिस्तान पसारोगे तो पछताओगे। क्या पसारोगे? हाथ पसारोगे कि पांव पसारोगे? तो आपको पता है कि हम बोलते हैं ना कि अगर चादर के बाहर पैर पसारोगे, पैर, तो क्या हो जाएगा? पैर पसारोगे तो पछताओगे। बिल्कुल सही है। 1931 ही इसका रचना काल माना जाता है, ठीक है, साकेत का। और अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है दोस्तों? अर्धमागधी से बताना है, अर्धमागधी से कौन सी बोली का विकास हुआ? हमने पढ़ा था कि सौर सैनी से आपकी निकली पश्चिमी हिंदी, सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, है ना। मागधी से हमने पढ़ा था कि बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, बिहारी बंगला उड़िया असमिया, ये मागधी से निकली थी। लेकिन अर्धमागधी से निकलने वाली जो थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? वो थी दोस्तों, यहां पर क्या दिया है? अर्धमागधी से बताना है। कौन सी निकली थी? पूर्वी हिंदी। यहां पर बंगला
ये गलत दिया है ना, बंगाली ये गलत दी है, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी निकली थी, है ना, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से जो निकली वो कौन सी निकली? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, है ना, अब छत्तीसगढ़ी, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी निकली थी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला आपको बताना है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया है? हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? यक्षगान नाटकों के मंचन में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। और यक्षगान का जो प्रयोग किया है हिंदी नाटकों के मंचन में, वो किया है दोस्तों किसने? गिरीश कर्नाड ने। गिरीश कर्नाड, है ना, गिरीश कर्नाड साहब ने किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यक्षगान का प्रयोग हिंदी नाटकों के, यक्षगान। ठीक है, यक्षगान पश्चिम छोड़ दो। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो कौन सी लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो किस लिपि से माना जाता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास? तो सभी लोगों को पता है कि ब्राह्मी लिपि, है ना, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का। और ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल सही होगा। एक दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो आपको बता देना है 1900। वेरी गुड, ए आती है ना परवेज जी, वेरी गुड। 1973 में हिंदी नई चाल में ढली। ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1973 में। ठीक है, 1973, सॉरी 1873, 1973 नहीं 1873, है ना, कभी कभी मिस्टेक भी होता है। 1873 नई चाल में ढली, 1873 में। और ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। और ढाई आकर, हाँ आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, दिख गया है तब भी ठीक है। कबीरदास जी के बारे में, है ना, 1873, वेरी गुड। और ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। और कबीरदास जी आपको पता है निर्गुण काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि थे, प्रथम कवि थे, मतलब ये प्रमुख कवि थे निर्गुण काव्यधारा की, संत काव्यधारा की। ठीक है, संत थे संत कबीरदास जी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी। कोंकणी बोली जाती है दोस्तों गोवा में, है ना, गोवा। इस प्रकार से आपने देखा होगा, ऐसे हम देखते हैं यहाँ कहीं गोवा है, थोड़ा सा इतना सा है गोवा, और यहाँ पर कोंकणी बोली जाती है, कोंकणी। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है। अवधी भाषा, अवधी और अवधी भाषा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो कौन सा है? रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस बताना है। और दोस्तों रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांड। अब 7 कांड आप लोग क्रमबद्ध लिखेंगे, जल्दी से कमेंट में लिखो कौन लिख पाता है फटाक से। 7 कांड हैं रामचरितमानस में, है ना, महाकाव्य है, अवधी भाषा का महाकाव्य है, तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, और आपको 7 इसमें जो कांड हैं वो क्रमबद्ध बताएंगे, सभी लोग लिख के बताओ क्रमबद्ध। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। शुभ रात्रि, जय हिंद।